सोनीपत की बेटी गीतिका ओलियान आज एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी फिल्म सतलुज। लेकिन गीतिका की कहानी सिर्फ एक फिल्म या किरदार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे सपने की जिसे उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाया और अपनी मेहनत से मुकाम तक पहुंचाया। 28 अगस्त 1991 को सोनीपत में जन्मी गीतिका का परिवार मूल रूप से गढ़ी सांपला का रहने वाला है। सोनीपत के हिंदू विद्यापीठ और लिटिल एंजल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली के करोड़मल कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया और फिर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल की। लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उनकी जिंदगी बदल गई क्योंकि यहां उन्हें मिला थिएटर। जंगूरा समेत कई नाटकों में काम करते करते गीतिका ने करीब 300 लाइव शो किए। यही थिएटर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। 2019 में फिल्म सोनी से बॉलीवुड में एंट्री हुई और पुलिस अधिकारी के किरदार ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। इसके बाद थप्पड़, अब तेरा क्या होगा लवली, दिल्ली डार्क, 12x12 और द ब्रोकन न्यूज जैसे प्रोजेक्ट्स में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। अब बात करते हैं फिल्म सतलुज की। इस फिल्म में गीतिका ने परमजीत कौर का किरदार निभाया है। गीतिका के लिए यह सिर्फ एक रोल नहीं था, उन्होंने इस किरदार को समझने के लिए अपनी मां और नानी की जिंदगी, पहनावे और संस्कारों को करीब से महसूस किया। फिल्म की करीब 2.5 घंटे की स्क्रिप्ट सुनने के बाद उन्होंने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी थी। लेकिन फिल्म की रिलीज आसान नहीं रही। सेंसर प्रक्रिया में लंबा समय लगा, कई कट और बदलाव सुझाए गए और रिलीज के करीब 48 घंटे बाद फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लग गई। फिल्म को ZEE5 से भी हटा दिया गया। गीतिका का कहना है कि फिल्म एक समुदाय के दर्द और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इस फिल्म से उनका भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा है। फिल्म में मां के दर्द वाला एक सीन तो ऐसा था जिसने गीतिका को अंदर तक हिला दिया। शूटिंग के बाद तेज बारिश और उस सीन की भावनाएं आज भी उन्हें याद है। और इस पूरी कहानी में एक और खास नाम है, उनके पिता सुरेंद्र कुमार। गीतिका के पिता खुद अभिनेता बनना चाहते थे और हरियाणवी फिल्म बहू रानी में काम भी कर चुके थे। लेकिन जब गीतिका सिर्फ 1 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी मां विद्या ओलियान ने दोनों बच्चों की परवरिश की। परिवार चाहता था कि गीतिका पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई दूसरा करियर चुने, लेकिन थिएटर ने उन्हें वो रास्ता दिखा दिया जिस पर चलते हुए आज वे बॉलीवुड तक पहुंच चुकी हैं। यानी सोनीपत की इस बेटी की कहानी सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपने की, संघर्ष की, पिता के अधूरे सपने को आगे बढ़ाने की और उस जुनून की जिसने गीतिका ओलियान को सोनीपत से बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। में मेरा किरदार बीबी परमजीत कौर खालड़ा का है और फिल्म किस प्रकार की है? फिल्म बहुत ही सच्चे प्रकार की है। फिल्म में 1995 में पंजाब में जो हुआ, जैसे हुआ, जिस बर्बरता से हुआ, वो सब दिखाया गया है। हनी ने दिखाया है, हनी त्रेहान, और दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की, मैं, जगजीत संधू और बहुत सारे मेहनती और अच्छे, मैं खुद को नहीं कह रही हूँ, बाकी सभी को भी कह रही हूँ, लोगों ने ईमानदारी से एक सच्ची समय की कहानी कही है। क्यों नहीं दिखाने दी जा रही है, इस बात को मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी कहानी जो इतना सच कह रही है, लोगों के जख्मों के बारे में बात कर रही है, एक पूरी कौम के जख्मों के बारे में बात कर रही है, उसको क्यों नहीं दिखाने दिया जा रहा, ये मैं खुद नहीं समझ पा रही। मैम बात कर रहे हैं तो इसकी शूटिंग कहाँ हुई और खासतौर पर बात करें सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं इसमें आप इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, कौन सा पार्ट ऐसा रहा, कौन सी एक्टिंग ऐसी रही जहाँ पर आप ये मानते कि हैं वाकई मैंने काम करके यहाँ पर बहुत मजा आया या फिर बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाए? शूटिंग हुई चंडीगढ़ में, तरन तारण में, असली लोकेशंस जहाँ पे जो मेरे सीन्स थे वो तरन तारण में हुए, क्योंकि बीबी परमजीत के सीन्स वहीं के थे। बाकी हरिके कनाल जो है जहाँ पे आप फिल्म के सीन्स देखेंगे तो वो रियल लोकेशंस पे ही शूट किए गए हैं। सब कुछ जो आप फिल्म में जहाँ होता हुआ देखेंगे वो वहीं पे शूट किया गया है, चाहे कितनी ही मुश्किलें आई सामने, पर वो शूट वहीं पे किया गया। क्या शूट करके मुझे लगा कि मैं सबसे बहुत कनेक्ट कर पाई, वो बहुत दर्द वाले सीन्स थे जहाँ पे
बीबी परमजीत को उनके पति आके कहते हैं कि मैं जो है नहीं अगर आ पाया, तो वो बीबी परमजीत पूछती हैं कि आप तो सब कुछ कर रहे हैं, जिन्हें आप लावारिस लाशें कह रहे हैं, उनके लिए आप आगे आ रहे हैं, लेकिन जो इनके लिए आगे आ रहे हैं उनके अपनों का क्या? और उन्हें जवाब नहीं मिलता है जसवंत सिंह खालड़ा जी की तरफ से। वो जवाब ना मिल पाना, उनकी तरफ से चुप्पी का होना, वो अपने आप में मुझे कनेक्ट कर गया बहुत ही सारे लोगों से। क्योंकि जब एक इंसान औरों के लिए, वो और जो अपने हैं उनके लिए खड़ा होता है, तो उसका परिवार जिस चीज से गुजरता है ना, वो चीज मुझे इतने स्वतंत्रता सेनानी या फिर इतने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के परिवारों से कनेक्ट कर गया, जो मैं वो फिल्म करने से पहले नहीं समझती थी। तो जितने भी शहीद हैं उनके परिवार किस चीज से गुजरते हैं, वो मैं ये फिल्म करने के बाद समझ पाई। क्या आपको अंदाजा था जब आप शूटिंग कर रहे थे कि इस फिल्म पर विवाद इतना बड़ा खड़ा हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये फिल्म शूट करते हुए मुझे दुख होता है अपनी नासमझी पे कि मैं कैसे अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि इस फिल्म को कितना रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, कितनी अड़चनें आएंगी। मैं पिछले इतने सालों से देखती आ रही हूँ कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे हमारा देश बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है इन द सेंस प्रेस को फ्रीडम कम मिलती जा रही है, आवाज उठाने की फ्रीडम कम होती जा रही है। अब उसमें एक फिल्म को भी दिक्कत हो सकती थी और वो आ रही है, मुझे पता होना चाहिए था लेकिन नहीं था, और अब परेशानी हो रही है फिल्म को। और मुझे आई शुड हैव नोन इट, आई डिडंट, एंड इट हर्ट्स नाउ टू सी दिस हैपनिंग टू द फिल्म। एक कलाकार बहुत सारी मेहनत करता है, और इस फिल्म को शूट करने में कितना समय लगा था, कितने महीने तक ये चली, और उसके बावजूद फिर भी रिलीज ना हो, तो कलाकार को कितना दर्द होता है, कितना मतलब असहनीय होता है। ये फिल्म हमने 2022 में बनाई थी। सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती है फिल्म बनने में, करोड़ों रुपए लगते हैं फिल्म बनने में, आशाएं लगती हैं लोगों की जिन्होंने फिल्म बनाई। लोग अपने परिवारों को छोड़ के महीनों महीनों बैठे रहते हैं कुछ एक फिल्म बनाने के लिए, और फिर जब वो फिल्म कहीं नहीं पहुंच पाती है तो दुख तो होता ही है। बिल्कुल, मतलब दुख हर प्रकार के होते हैं, और किसी का दुख एक किसी और के दुख से छोटा या बड़ा कैसे मैं कह सकती हूँ, लेकिन एक फिल्म जो एक कौम का सच कह रही है उसको सामने ना आने दिया जाना अपने आप में बहुत ही घृणा के लायक बात है, बहुत ही छोटी बात है। इट इज a despiteful thing that shouldn't have happened, and it is happening. सेंसर बोर्ड के सामने भी जब ये मूवी गई थी तो उसमें कौन कौन से सीन हटाने की बात हो रही थी, या उसके बाद भी सहमति नहीं बन पाई, या सीन कट जाना पूरी फिल्म को ही मतलब उसकी थीम को ही खत्म करने वाली जैसी बात थी। Film, as far as I remember the numbers correctly, over a course of 4 years, 20 cuts, 30 cuts, 80 cuts, 127 cuts, removing the name of a state, removing the name of a character, the central character.
फिल्म मेकर्स से ऐसी डिमांड किए जाना कि फिल्म का चेहरा ही बदल जाए, वो फिल्म पहचान में ना आए, ऐसी ऐसी डिमांड्स करना जो जायज ही नहीं है, ऐसा सब कुछ किया गया फिल्म के साथ। लेकिन आई एम इन ऑ ऑफ हनी त्रहान, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, हु स्टूड बाय द फिल्म, जो फिल्म के साथ खड़े रहे और जिन्होंने एक समय के बाद कह दिया कि फिल्म में एक भी कट होगा तो मैं फिल्म से अपना नाम पीछे हटा लूंगा। और जब फिल्म सामने आई, जितनी भी देर के लिए वो सामने रही और आज भी है, वो उसी रूप में है जिस रूप में हमने फिल्म बनाई थी। फिल्म में कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं बदला है। जो फिल्म 48 घंटे तक सामने थी, वो फिल्म उसी रूप में है जिस रूप में बनाई गई थी। फिल्म में कुछ नहीं बदला है। एंड हनी त्रहान स्टूड बाय द फिल्म। मूवी में कौन सा ऐसा सीन ऐसा रहा जो हमेशा के लिए आपके जहन में बस गया और जो हमेशा आपको याद रहेगा कि वाकई भावुक भी आप हुए थे और हमेशा के लिए आपके जहन में बस गया? सतलुज मूवी, दरअसल उसके लगभग सारे ही सीन्स, क्योंकि वो मूवी ही मार्मिक है तो सारे सीन्स अपना एक असर छोड़ के गए हैं। एक सीन है जिसमें बीवी परमजीत अपने बच्चों के साथ हैं और हर माँ के या हर एक बीवी के अंदर एक इमोशन या एक इंट्यूशन आती होगी कि कुछ गलत हो रहा है किसी अपने के साथ। तो शायद वही इंट्यूशन उस दिन उस कैरेक्टर, उस किरदार ने महसूस की होगी। और वो सीन ऐसा है जहाँ पे फिल्म में आप पहली बार बीबी परमजीत को रोते हुए देखेंगे। उस दिन मेरे कैरेक्टर को और उसके लिए मुझे फूट फूट के रोना था और मैं रोई। और उस सीन के बाद इतनी तेज बारिश हुई कि हम सेट पे सभी हैरान थे कि इतनी तेज बारिश इतनी अचानक से कैसे हुई। और पूरी रात बारिश हुई थी, इतनी तेज बिजली कड़की थी और मेरे अंदर कुछ था जो महसूस कर रहा था कि द नेचर कैन फील व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और वो रात जो है मुझे I could not stop crying after the scene. For at least half an hour I could not stop crying. मेरा क्राफ्ट उस दिन फेल कर गया था। अदरवाइज एक एक्टर चुटकियों में रोता, चुटकियों में चुप हो जाता है। वो हंस रहा होता है, वो रो रहा होता है। मैं चुप नहीं रह पाई, मुझे लग रहा है नेचर चुप नहीं रह पाया। और कुछ उस दिन बहुत सैड महसूस किया मैंने, जो मेरे साथ आज तक भी रह गया। और मैं फिल्म भी देखती हूँ तो भी वो सीन मुझे बहुत परेशान कर देता है। इस फिल्म के करेक्टर के लिए आपको कैसे चुना गया और कैसे अप्रोच किया गया था और आपको ही क्यों? अब मुझे ही क्यों, इस बात के लिए तो मैं हैरान भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन इसका सही जवाब तो डायरेक्टर हनी त्रहान ही दे पाएंगे। कैसे चुना गया था ये मुझे याद है कि उत्सव मैत्रा का कॉल मुझे आया था। उन्होंने मुझे हनी त्रहान के ऑफिस बुलाया था। मैंने पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरी वजह है, ज़रूरी काम है हनी को आपसे, हो सके तो आ जाइए। मैंने कहा कि अब ज़रूरी काम है हनी को तो मैं कोशिश करूँगी। हमने एक टाइम डिसाइड किया। उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, मैं खूब भीग गई थी, लेकिन फिर भी खुद का हुलिया अच्छे से करना चाह रही थी। तो उनके ऑफिस के पास मेरे एक दोस्त हैं विकास, उनका घर, जिन्होंने सोनी फिल्म में मेरे हस्बैंड का किरदार किया है। तो मैंने विकास को कहा, विकास में क्या आपके घर आके थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर सकते हो, मुझे हनी त्रहान से मिलने जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आओ। अब विकास बेशक एक्टर हैं, ऐसे ठहरे कि उनके घर में इतना सा शीशा। मैंने कहा मैं क्या हुलिया ठीक करूँ अपना, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम थैंकफुल टू हिम, मैंने अपना हुलिया अच्छा किया। और फिर मैं हनी त्रहान के ऑफिस अच्छी सी बन के पहुंची। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई। स्क्रिप्ट सुनाने में उनको उतना ही समय लगा जो फिल्म की ड्यूरेशन है, 2.5 से 3 घंटा। एक एक शब्द, एक एक सीन उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से सुनाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म कर लो, करोगी। बहुत ही इज्जत से उन्होंने पूछा। उनकी सच्चाई,
उनकी दी हुई इज्जत मुझे सब महसूस हुई और मुझे लगा कि मुझे बहुत इज्जत मिल रही है। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा ज़रूर मुझे करना है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, और फिर मैंने हाँ कर दी। मुझे तो ऑनर लग रहा था हाँ करने का मौका दिया जाना। उसके बाद से बस मैं स्क्रिप्ट लेके घर आ गई। हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपने कैरेक्टर पे काम करना शुरू कर दिया और फिल्म आप लोगों के सामने है जैसे तैसे। मैंने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया, जो वो कॉलेज था जहाँ मेरी मम्मी नहीं चाह रही थी मैं जाऊँ, क्योंकि उन्हें डर था कि जो थिएटर मेरी रगों में दौड़ रहा है वो जोर मार सकता है। तो मैंने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे प्लेयर्स थिएटर सोसाइटी, मैंने 3 साल तक वहाँ पे थिएटर में काम किया। स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले, केवल अरोड़ा की मार्गदर्शन के अंडर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट किया, स्टेज प्लेज में एक्टिंग की। उसके तुरंत बाद मैंने किंगडम ऑफ ड्रीम्स ज्वाइन कर लिया। किंगडम ऑफ ड्रीम्स इंडिया का पहला बॉलीवुड म्यूजिकल शो था, जिसमें मैंने 300 से ज़्यादा शोज में एक्टिंग की। एंड उसके बाद और उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स भी किया इंग्लिश लिटरेचर में। किरोड़ीमल कॉलेज में भी मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, और देखिए जैसे मैं बताना भूल गई कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, शायद वैसे मैं कभी कभी पढ़ना भी भूल जाती थी। खैर इन सब के बाद जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरे कॉलेज के ही कुछ दोस्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले गए थे, कुछ लोग FTII में चले गए थे, कुछ लोग LV प्रसाद में चले गए थे। तो मेरा एक दोस्त जो LV प्रसाद में चला गया था, उसका कॉल आया गौतम अरोड़ा का कि एक फिल्म के लिए कास्टिंग चल रही है, उसका ऑडिशन दे दो। वो फिल्म थी सोनी, उसका मैंने ऑडिशन दिया जिसमें मैं सिलेक्ट हुई और एक लीड के तौर पे मुझे पहली फिल्म मिली। उसकी शूटिंग दिल्ली में ही हुई थी। वो फिल्म आगे चल के नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म बनी। वो फिल्म वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। मैं पहली बार देश के बाहर गई, इटली, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई जा रही थी। मैंने लीडो आइलैंड में बड़े स्क्रीन पे पहली बार फिल्म देखी। वहाँ पे विदेश की इतनी औरतें, इतने लोग, इतनी तारीफ मिली। फिर मैं वहाँ से जब लौटी तो मैं बॉम्बे चली गई, और वो फेज था जब मैंने तय कर लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है। और तब मुझे बताया गया कि मेरे पापा भी एक्टर ही बनना चाहते थे। वो बॉम्बे भी गए थे सतीश कौशिक जी के साथ। उन्होंने एक हरियाणवी फिल्म में काम भी किया है, बहुरानी। भूमि पेडनेकर की मम्मी जो हैं सुमित्रा हुड्डा जी, उनसे मैं कुछ दिन पहले मिली। उन्होंने उस फिल्म में काम किया है। उन्होंने डायरेक्टर से मेरी बात भी करवाई है। आने वाले कुछ समय में मैं वो फिल्म देख पाऊंगी और अपने पापा को भी देख पाऊंगी। आपके परिवार से जो है सर छोटूराम से भी कनेक्टिविटी रही है। कौन थे और खासतौर पर किस प्रकार से उनका क्या योगदान रहा? मेरे दादाजी जो थे वो श्री धर्म सिंह जी, उनके पिताजी सर छोटूराम जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। जाट गजट के सीनियर एडिटर मेरे दादाजी थे, तो वो सर छोटूराम जी के घर ही रहते थे। और पापा सर छोटूराम जी के घर में काफ़ी हद तक बड़े भी हुए। तो हरियाणा की फॉर्मेशन के टाइम पे और जाट गजट जो अखबार आता था उसको चलाने में दादाजी का बहुत योगदान रहा है। और दादाजी के पॉलिटिकल थॉट्स में सर छोटूराम जी का बहुत योगदान रहा है। माय दादाजी वाज अ कॉमरेड एंड ही यूज्ड टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द फार्मर्स। और जब मैं बचपन में पढ़ाई में अच्छी थी तो मेरी मम्मी को वही लगता था कि मैं बड़ी होकर दादाजी जैसी बनूंगी और मैं एक वकील बन जाऊंगी, लेकिन मैं बड़ी होकर अपने पापा जैसी बन गई हूँ और मैं एक्टर बन गई हूँ। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग सोनीपत से हुई है। मैं 3 स्कूल्स में पढ़ी हूँ, हिंदू विद्यापीठ, लिटिल एंजल्स और जानकी दास। तो वहाँ तीनों की टीचर्स का योगदान है मेरे वो बनने में जो मैं हूँ। सबसे ज़्यादा हिंदू विद्यापीठ, सोनी रुद्रा मैम।
लिटिल एंजल्स विद सर। देखा था कि सेंसर बोर्ड से हर तरह का प्रेशर आया था और उसके बाद Z5 ने आज तक कोई रीजन नहीं दिया है कि फिल्म किसने हटवाई, क्यों हटवाई। तो एज एन आर्टिस्ट मैं नहीं जानती हूँ कि फिल्म किसने हटवाई और क्यों हटवाई। आज तक कोई रीजन ही नहीं दिया गया है। काफी बड़ा विवाद रहा, इसमें बहुत सारे कलाकार भी थे, आप लीड अभिनेत्री के तौर पे थे, तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, बावजूद इसके इसको स्क्रीनिंग गुरुद्वारों पे कराया गया, लोगों ने देखी मूवी, तो वो कैसा रिस्पॉन्स था? एक कलाकार के तौर पर आपके पास कॉल्स भी आते थे, इंस्टाग्राम पर भी लोग आपको टैग कर रहे थे, कलाकार के तौर पे क्या वो संतुष्टि पूर्ण हुई? जी, एक कलाकार के तौर पे तो इस किरदार ने जिस तरह का और जितना प्यार मुझे दिलवाया है वो बहुत 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 ही सच्चा और बहुत ही प्यारा है। और मुझे इतने प्यारे प्यारे और ऐसे खूबसूरत मैसेजेस आते रहे और अभी भी आते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिला। और लोग बहुत मासूम हैं, लोग बहुत प्यारे हैं, मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स। कुछ लोग गुरमुखी में मुझे मैसेजेस लिख के भेजते हैं, शायद वो नहीं जानते, मैं गुरमुखी पढ़ना नहीं जानती, मैंने कुछ पंजाबी बोली थी लेकिन फिर मैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से समझने की कोशिश करती हूँ। एक मैसेज आया था, भेणे हंसदी रहो वसदी रहो। तो जितनी तारीफ और तारीफ से ज्यादा ना, को कभी कभी आपके क्राफ्ट को तारीफ मिलती है, कभी कभी आपको प्यार मिलता है। इस किरदार की वजह से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से आया है, तो मुझे बहुत संतुष्टि है। मैं हूं भी संतुष्ट किस्म की इंसान व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इमोशंस। तो मेरी संतुष्टि बहुत बढ़ी है, ये फिल्म करने से बहुत प्यार मिला है। कोई ऐसा इमोशनल टच जो आपको हमेशा याद रहेगा जब शूटिंग के दौरान कभी, क्योंकि कोई भी किरदार जब कोई अभिनेत्री या अभिनेता निभाता है तो उसमें बिल्कुल डीपली चला जाता है, तो आपका ऐसा कोई रहा हो किस्सा जो आपको हमेशा याद रहेगा और जो बड़ा भावुक आपको करके गया? जी, एक सीन है जब जसवंत जी नहीं मिल रहे हैं तो बीबी परमजीत जो है वो बहुत कोशिशें करती हैं उनको ढूंढ निकालने की, बहुत कोशिशें करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने की, और उनके 2 बच्चे हैं।